वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना और शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना और अच्छे से समझिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आप लोग को आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अदरवाइज क्लास के फॉर्म में अटेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, किशोरों में संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है। मतलब जो किशोर अवस्था के लोग हैं इसमें संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है बोला है। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, नहीं तो फिर आंसर सुन लीजिएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग जितना भी प्रश्न देखेंगे सब आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे ही डिस्कस करेंगे, जिसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से धारणा, तार्किक समस्या और तर्क संचालन के क्षेत्र में होता है। मतलब जो संज्ञानात्मक वर्ड से मतलब है किसी चीज़ की धारणा से, ठीक है, उसके बारे में सोचने की क्षमता, उसकी तार्किक समस्या से और उसके तर्क संचालन से, ये आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का या के प्रयोग डेश डेश आगे करके खाली स्थान है, समझिए। यहाँ बुद्धि लब्धि से मतलब है आईक्यू से। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। यदि हम किसी के बुद्धि को मापेंगे, किसी के आईक्यू को मापेंगे तो उसमें क्या होने लगेगा, पक्षपात होने लगेगा। क्यों पक्षपात होने लगेगा? मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी चीज़ के बारे में कम जानता हो और कोई ज़्यादा जानता हो, तो ये कम जानने वाले लोग ज़्यादा जानने के भाव में अलग मन में ख्याल आएगा, और जिन लोग ज़्यादा जानते हैं उन लोग कम जानने वाले के खिलाफ अलग भाव आएगा मन में। इससे पक्षपात का भावना बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसके अनुसार से फिट बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि हम लोग किसी की बुद्धि को मापेंगे तो बुद्धि लब्धि परीक्षाओं के प्रयोग की आलोचना की गई है, क्योंकि कई परीक्षणों में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है, ठीक है। वही बोला गया है कि पक्षपात दिखता है, इसलिए किसी की बुद्धि लब्धि को मापना उचित नहीं है, ठीक है। बुद्धि लब्धि मतलब जो आईक्यू है वो। अब मान ले जाए किसी का आईक्यू मापे, ए करके कोई स्टूडेंट है, ठीक है। ए करके स्टूडेंट का आईक्यू पावर मान ले जाए 90 है, ठीक है। अदरवाइज तो किसी का ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। मान ले जाए सपोज 90 है। बी का आईक्यू पावर कितना है, 100 है, ठीक है। सी का आईक्यू पावर कितना है, 10 है। तो इसमें से ये दोनों वाले रहेंगे, ठीक है, मिलके। लेकिन जिसका कम है उसके प्रति थोड़ा अलग सोच आएगा, और जो सी वाले है ये, इसको तो पता चल गया कि मेरा आईक्यू पावर 10 है तो मैं ज़्यादा पढ़ के क्या ही मिलेगा सोचेगा, तो ये अपने आप में डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है बुद्धि लब्धि मापने का, ये इसको गलत माना गया है, मतलब इसकी आलोचना किया गया है, ठीक है। एक तौर पे इसको हम लोग गलत समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। यहाँ बोला गया है आत्मसात का और समायोजन का। इससे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो आत्मसात होता है और समायोजन होता है ये क्या होता है। तो आत्मसातकरण का मतलब होता है जो हमारा स्कीमा होता है। स्कीमा क्या होता है? आधारभूत जो संरचना होता है, इसमें मतलब पहले से जो मौजूद हमारा स्कीमा होता है, इसमें जानकारी जो भी लेते हैं हम लोग, मतलब जानकारी लेने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, आत्मसात बोला जाता है। और किसमें? अपने स्कीमा में, मतलब मौजूदा आधारभूत संरचना में, ठीक है। और समायोजन क्या होता है? तो मौजूदा जो विचार हो गया या योजना हो गया, इसको बदलना ही समायोजन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी किसी भी चीज़ के बारे में यदि हमारे कुछ विचार है, उस विचार को उसके बारे में यदि बदल देंगे या कुछ न्यू चीज़ को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो उसमें समायोजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये यही बोला गया है कि आत्मसात समायोजन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। और ये जो है जीन पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है,
उससे रिलेटेड है। ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को, यदि आप लोग को लग रहा है कि सर ज़्यादा ही डिटेल कर दे रहे हैं या ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, कम से कम प्रश्न को रखूँगा और इम्पोर्टेंट रखूँगा। यदि आप लोग को इसमें भी कम लग रहा है तो आप लोग स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा, वीडियो के क्वालिटी पे जाके स्पीड बढ़ा लेना, वहाँ से स्पीड जो है फास्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किसी नीति का प्रयोग करती, मतलब किस नीति का प्रयोग करती है। ठीक है। तो इसके लिए अध्यापिका जो है पाड़ नीति का प्रयोग करता है। पाड़ नीति क्या होता है, तो बच्चों को यदि कोई भी काम करना है, ठीक है, बच्चों को किसी भी चीज काम करने से मतलब ये नहीं है कि मजदूरी कराना है। ठीक है। शिक्षा के मामले में यदि कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उनको व्यक्तिगत अलग से क्या करते हैं, सहायता देते हैं। देखे होंगे ना, जिन लोग कमजोर स्टूडेंट रहते हैं थोड़ा, उन लोग को जो टीचर है वो थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं। अलग से ट्रीट करने का मतलब है इन लोग पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखते हैं ताकि इन लोग भी बराबर आ सके। तो अपना व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार इन लोग को सहायता देते हैं, उसी को ही बोला जाता है पाड़। मतलब कौशल को बढ़ाने के लिए अस्थायी सहायता को पाड़ कहते हैं। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के चिंतन में सप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो बच्चे के चिंतन है उसमें सप्रत्यात्मक बदलाव कैसे किया जाता है बोला है। देखिए, जो सप्रत्यात्मक जो बदलाव होता है ये अनुभव के माध्यम से बदलता है। ठीक है। किसके माध्यम से बदलता है, अनुभव के माध्यम से बदलता है। यदि आप लोग किसी चीज़ को करने में क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाओगे, अनुभव आप लोग को हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ में फैसला लेने के लिए आप लोग को पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने अनुभव से, अपने विवेक से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो उसी प्रकार ये बच्चों के चिंतन में है। ठीक है, चिंतन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। अब देखिए, विभिन्न उदाहरण देंगे, ठीक है, और बच्चे को उनके तर्क खोजने के लिए कहेंगे, तो इससे भी अलग अलग बच्चे पे असर पड़ेगा। सोचेंगे कि अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से उसको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ठीक है, जिससे उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यदि वीडियो का पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक है उसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो बताइएगा, सुधार करेंगे पढ़ाने के तरीके में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे किसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है। मतलब जो विद्यालय समाजीकरण की किस संस्था के रूप में कार्य करता है बोला गया है। ठीक है, यहाँ किस संस्था समझिए, तो ये जो है द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, समाजीकरण का अभी तक दो जो है प्रकार, दो मुख्य रूप से माना गया है। कौन कौन सा माना गया है, तो पहला माना गया है प्राथमिक और दूसरा माना गया है द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या आता है, प्राथमिक में जो शैशवावस्था होता है और बाल्यावस्था होता है वो आता है। ठीक है, और द्वितीयक में क्या आता है, तो द्वितीयक में बाल्यावस्था के बाद जो चरण होता है, मतलब बाल्यावस्था से गुजर जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है, वो आता है द्वितीयक में। तब बच्चे को नए प्रकार के व्यवहार, नया नियम सिखाया जाता है। ठीक, तो वो द्वितीयक आएगा, द्वितीयक समाजीकरण के प्रकार में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्र में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम शिक्षक होंगे तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्षमता को हम किस प्रकार करेंगे, तो सभी को समान रूप में हम लोग इस्तेमाल करने को बढ़ावा देंगे। जिसको ज़्यादा आता है
और मान लीजिए जिसको कम आता है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा आता है तो इसको भी छोड़ दिए, कम आता है तो इसको छोड़ दिए। कम आता है भले इसको अलग से ट्रीट करके ज़्यादा मौका एक तौर पे दिया जा सकता है, लेकिन दोनों को हम लोग समान रूप में रखना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम क्या कर सकते हैं, समस्या समाधान क्षमता को सुसाध्य कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे के मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। एक दूसरे कहने का मतलब है जिन लोग ज़्यादा एडवांस है और जिन लोग कम एडवांस है, इन दोनों से है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जन्म से लेकर भाषा अर्जन तक विस्तारित है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जन्म से लेकर भाषा अर्जन तक बोला गया है, ठीक है। तो अधिकतर कौन सी अवस्था को माना जाता है, तो 0 से 2 वर्ष तक का जो है इसको जन्म से भाषा अर्जन तक का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। ये जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक इसको बोला जाता है भाषा अर्जन अवस्था, ठीक है, भाषा अर्जन अवस्था इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अधिगम के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। क्या बोला गया है, अधिगम के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो आकलन अभी तक जहाँ तक पता है रचनात्मक आकलन होता है और योगात्मक आकलन होता है, 2 प्रकार होता है। मतलब जो अधिगम का आकलन होता है 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक और योगात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों को बीच लगातार तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आकलन को नहीं दर्शाता है। क्यों, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का रचनात्मक कोई भी नहीं मिल रहा है, ना योगात्मक नहीं मिल रहा है, केवल ये तुलना बढ़ा रहा है। मतलब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, जिसको आता है वो आगे चला जाएगा, नहीं आता है वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये अधिगम के लिए ठीक नहीं है, समझिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सोनाली को हमेशा बाहर खरीदारी पर जाना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन को, वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा और पढ़ के अपने से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखना। सोनाली को हमेशा बाहर खरीदारी पर जाना और अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद है, और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन रेखा को दूसरे से बात करना पसंद नहीं है और घर में रहना पसंद है, क्योंकि उसे घर का काम करना अच्छा लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण है रुचि में अंतर। क्योंकि एक का रुचि है बाहर जाके खेलने में, ठीक है, एक का रुचि है बाहर जाके खेलने में और दूसरे का रुचि है घर रहने में। मान ले जाए यदि आप लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप लोग को केवल क्रिकेट खेलना ही पसंद रहेगा, इसी में आप लोग का रुचि आएगा, ठीक है। अब कोई भी क्रिकेट खेलने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे कि तू क्रिकेट मत खेल, तू कैरम बोर्ड खेल, तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए इन लोग बैठ नहीं पाएंगे ना। इन लोग का ऑलरेडी है फिटनेस है इधर उधर दौड़ने भागने, क्रिकेट खेलने का, कहाँ से बैठा चैन रह पाएगा, बच्चा थोड़ी ना रहता है। तो ये इस प्रकार रुचि में अंतर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम के रचनावादी विचार है। जैसे कि हम लोग देखिए अधिगम के 2 सिद्धांत होता है, रचनात्मक और योगात्मक। तो ये रचनावादी विचार क्या होता है, तो ये जो होता है रचनावाद सिद्धांत के अनुसार काम करता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एनालाइज भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में कहीं कहानी सुने रहोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है, कहानी के जैसे। रचनावादी सिद्धांत में क्या बोला गया है कि लोग कैसे सीखते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें वैज्ञानिक बताया है कि चीज़ों का अनुभव करके और जो भी अनुभव है उस पर चिंतन करके विश्व के बारे में अपनी समझ को और ज्ञान को जागृत करना ही क्या कहलाता है, रचनावादी सिद्धांत कहलाता है, समझिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए बोला क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में अनुभव पहले सीखेंगे, ठीक है, अब उसके बाद अनुभव के ऊपर क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर ठीक है, चिंतन करेंगे तब जाके अपने आप को क्या होगा, आधारभूत ज्ञान प्राप्त होगा उसके बारे में, तब हम लोग स्वतंत्र रहेंगे।
तो उसी प्रकार शिक्षा अपने स्वयं के ज्ञान के सृजन से सक्रिय होता है। ये राइट स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि अनुभव कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फिर जो हमारा आधारभूत ज्ञान है वो अपने आप सक्रिय होने लगेगा, हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण है। जानकारी को समझने और ग्रहण में शिक्षक की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। तो ये पहले जो चरण रहता है उसमें शिक्षार्थी की सक्रियता भूमि पर बल दिया जाता है। यदि हम किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं ले रहे हैं, अक्रिय है अनुभव लेने के प्रति, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया है सक्रिय रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यक्तिगत भिन्नताओं पर जैविक आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सबसे अच्छा वर्णन करेगा ऑप्शन नंबर 3। परिवार के बाहर के व्यक्तियों की तुलना में एक बच्चा वृत्ति, क्षमता, बुद्धि, लब्धि के मामले में अपने माता पिता, भाई बहन के समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला गया है, व्यक्तिगत भिन्नता पर जैविक आनुवंशिकता के प्रभाव का वर्णन। जैविक आनुवंशिकता मतलब क्या होता है? यदि किसी के मम्मी पापा इंटेलिजेंट है तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की आनुवंशिकता होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के में हो। ठीक, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले के मामले में थोड़ा एक समान हो सकता है। ठीक है, इसको ये डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यहाँ क्या बोला गया है कि बच्चों के त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, तो नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। यदि हम लोग किसी भी छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करते हैं तो वो क्या है, बच्चों के त्रुटियों को समझने में सही कदम नहीं है। ठीक है, और बाकी ये जो 3 दिया हुआ है ये सही कदम है। कैसे सही है? तो शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराना चाहिए, न कि उसको ग्रेड दे के छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? मतलब क्या है, कोई भी मैडम है वो क्या चाहती है कि उसकी विद्यार्थी आंतरिक रूप से मैडम से अभिप्रेरित रहे। ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए मैडम को? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तभी तो आप लोग को देखना, कई मैम लोग रहते हैं या जो सर लोग रहते हैं वो आप लोग का फेवरेट रहते हैं। क्यों फेवरेट रहते हैं? उन लोग चेहरा से सुंदर दिखते हैं इसलिए फेवरेट नहीं रहते। उन लोग का जो सिखाने का स्किल है, ठीक है, उन लोग का जो पढ़ाने का कला है, इस पे आप लोग को अच्छे से पकड़ होता है, इसलिए वो मैडम आप लोग का क्या रहता है, फेवरेट रहता है। ठीक है, मैडम या जो सर है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति की विद्यार्थी की मदद की गई? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कोई भी ए नाम का विद्यार्थी है, ये समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन बना रहा है, उस मतलब कोई भी प्रश्न है। ठीक है, उसको उसका शिक्षक बोला कि इसमें तुम खुद अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बच्चे को क्या मिला? अलग से मोटिवेशन मिला। बच्चे को अलग से मोटिवेशन मिला, प्लस उसको ट्रस्टनेस मिला कि सर ट्रस्ट कर रहे हैं, खुद से कुछ कर लेंगे बोल गए। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि मौखिकीकरण उसका श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कार्यात्मक स्थिरता नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अनुभव से प्राप्त होता है। ठीक है, अनुभव से प्राप्त होता है। एक तौर पर इसको अनुभव बोल सकते हैं, खुद से बात से कर सकता है, लेकिन यहाँ सटीक आंसर नहीं बैठ पाएगा।
स्मृति विज्ञान, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, स्मृति मतलब मेमोरी के पावर से है, तो उसको वो समस्या का हल करने में वो फंसा नहीं रहता यदि उसका स्मृति सही रहता तो। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। रट्टा मार के रखा रहता तो सॉल्व करने में थोड़ी ना उसको कोई दिक्कत होता। अनुक्रिया समुच्चय ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिकीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संवेग को नकारात्मक संवेग कहा जाता है। यहाँ बोला गया है नकारात्मक संवेग, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है भय। देखिए जो संवेग होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो पहला हो गया नकारात्मक। नकारात्मक में कौन कौन सा आता है भाई, तो भय आ गया पहला, भय के बाद आता है क्रोध, ठीक है, उदासी, बहुत सारा आता है, घृणा हो गया, आत्म जागरूकता का संवेग हो गया, ऊब जाना हो गया, ये सब नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। दूसरा संवेग होता है सकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में क्या आता है, खुशी आता है, उत्साह आता है, हर्ष आता है, आशा आती है नहीं मतलब आता है समझिए। ठीक है, लड़की नहीं है यहाँ, आशा का मतलब एक भाव से है, अभिप्रेरण। ठीक है, ये सब होता है सकारात्मक में। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तब वे निर्मित करते हैं, तब वो क्या निर्मित करते हैं, तो वो अपने आप में समांगीकरण निर्मित करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी शिक्षार्थी कहने का मतलब है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, मतलब विद्यार्थी समझिए, यहाँ विद्यार्थी वर्ड का यूज क्यों नहीं किया गया है, विद्या लेने वाले में केवल स्टूडेंट ही आ जाएगा। ठीक है, और शिक्षार्थी मतलब शिक्षा लेने वाले में, तो यहाँ इससे कहने का मतलब है किसी भी एज का हो सकता है। टीचर भी यदि किसी दूसरे टीचर से कुछ चीज़ ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी एक तौर पे शिक्षार्थी के रूप में आ सकते हैं। तो ये जो है किस सिद्धांत मतलब बनाने, तो ये जो है सामान्यीकरण कहलाता है, सामान्यीकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये रचनावादी सिद्धांत है। सामान्यीकरण कौन सा सिद्धांत है, तो ये है रचनावादी सिद्धांत, हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पेडागोजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हल करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं, मतलब देखिए इसको पहले क्वेश्चन को एक बार समझिएगा आप लोग। आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है, मतलब आलोचनात्मक से समझिए हर प्रकार के चिंतन, हर प्रकार का चिंतन। मतलब यदि किसी भी, मान लीजिए मैं बोलूँगा कि यदि आप लोग मुख्यमंत्री के बारे में कुछ सोचिए, तो 10 प्रकार की स्टूडेंट है, 10 लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कोई मुख्यमंत्री के बारे में अच्छा सोचेगा, कोई मुख्यमंत्री के बारे में बुरा सोचेगा, कोई कुछ और सोचेगा, कोई कुछ और सोचेगा, तो ये सब होता है। तो ये सब विभिन्न तरीके से होता है। ठीक है, मतलब ऐसा प्रश्न बच्चे या समस्या को हल करने के लिए दिया जाए तो इसमें कई तरीके के बारे में पता चलता है, मतलब हर तरीके के बारे में पता चले ना, अच्छा बुरा रंग बिरंगे, तो इस टाइप से बच्चों का और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इस टाइप में याद रखिएगा कि भी इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि देखिए यदि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पढ़ोगे, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि इसका उत्तर केवल 1 ही है, इसका उत्तर केवल एक ही उत्तर है इसका। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सही उत्तर बोला गया है, मतलब इसका भी पता चल रहा है, भाव आ रहा है कि इसका भी केवल एक ही सही आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा है, क्या यह अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है, तो इससे भी पता चल रहा है कि ये केवल एक ही तथ्य पे फोकस किया रहा है, तो ये थोड़ा गलत मेथड होता है, इसमें जो विद्यार्थी है वो खोल नहीं पाते। ठीक है, डर जाते हैं। तो ये जो विभिन्न तरीके से हल करने वाला है ये ठीक है, ताकि इसमें बच्चे हर डायमेंशन से अपना जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 14 वर्षीय लड़के आर्यन को लगता है कि
उसकी शर्ट पर लगे स्याही के धब्बे पर ध्यान देंगे, जबकि उसकी 15 वर्षीय बहन सौम्या को एक पिंपल के साथ लगता है कि सभी लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी खराब है। यह घटना किशोरों के अकेंद्रवाद के किस घटक से संबंधित है? तो ये जो है ये है काल्पनिक दर्शक से। ठीक है, काल्पनिक दर्शक से। क्यों काल्पनिक दर्शक से? क्योंकि देखिए उसकी टी शर्ट पर स्याही लगा है, तो वो तो लड़का जान रहा है, वो लड़का जो आर्यन है, लड़का आर्यन जो है, ये जान रहा है कि उसके शर्ट पर स्याही लगा है। ठीक है, उसको तो पता है, लेकिन उसको चिंता किसका है? उसको चिंता है देखने वाले का। देखने वाले को क्या बोलते हैं? दर्शक बोला जाता है। तो ये आ जाएगा काल्पनिक दर्शक, क्योंकि वो ख्याल का उसका जो दर्शक है ना, उसका चिंता कर रहा है। उसकी बहन जो सौम्या है वो भी अपने पिंपल को तो पता है कि उसको पिंपल हुआ है, ठीक है, लेकिन वो देखने वाले के बारे में सोच रहा है। तो ये आ जाएगा काल्पनिक दर्शक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? यहाँ बोला गया भूलने का कारण नहीं है, तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो वो भूलने का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि हम लोग किसी चीज़ को बाद में सीखने के कारण जो व्यवधान होता है, इस चीज़ से हम लोग भूल जाते हैं। बात करते हैं समय का बीतना या बीत जाना, सही टाइम पे नहीं करती इसलिए भूल जाते हैं। ठीक है, दमित यादें या अनुभव कई बार ये भी भुला देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसमें अलग अलग परिवर्तन होता है तो वो किसी चीज़ को भूल नहीं सकता। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों को विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के विकास उनके सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है। ठीक है, कोई बच्चे सामाजिक परिवेश में है तो उसका विकास अलग होगा। यदि कोई बच्चे अलग ही है, अलग लेवल का मतलब अकेला है, पिक्चर में देखे होंगे ना, एक लड़का जो हम मतलब 4 साल तक, 4 या 5 साल तक एक रूम में बंद होता है, किताब से दोस्ती हो जाता है वाला मूवी, तो वो जो बच्चा रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सामाजिक परिवेश, किसी भी जो अमीर आदमी है उन लोग का बच्चा क्या रहता है, घर ही में रहते हैं, तो घर में रहते रहते उन लोग को क्या है, ज़्यादा बाहर के मौसम को झेल नहीं पाते। और अपने अपने टाइप के जो बच्चे लोग रहते हैं गांव वगैरह में, दिन भर इधर उधर खेलना कूदना, तो इससे हमारा जो शरीर भी रहता है वो हिष्ट पुष्ट हो जाया रहता है। ठीक है, प्लस छोटे मोटे बुखार सिर दर्द से कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, तो ये सब में सामाजिक जो संदर्भ होता है इससे प्रभावित होते हैं बच्चे का विकास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डेश डेश बुद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतः वैयक्तिक। ठीक है, अंतः वैयक्तिक ये इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा जो भाषाई बुद्धि होता है, ठीक है, भाषाई बुद्धि में क्या आता है, प्रतिक्रियावादी में क्या आता है, अंतर्वैयक्तिक में, अंतःवैयक्तिक में, ये सभी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अंतःवैयक्तिक में तो पता चल गया कि बुद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है अंतःवैयक्तिक में। और प्रकृतिवादी में क्या होती है, तो ये प्रकृतिवादी में क्या करते हैं, प्रकृति के विभिन्न जो भी स्वरूप है, ठीक है, विभिन्न स्वरूप को समझते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हो गया, उनके प्रति अलग से संवेदनशीलता होता है, उसको बोला जाता है प्रकृतिवादी। भाषाई क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी भी अलग अलग भाषा को बोलने समझने में कुशलता होना। ठीक है, हर भाषा के लिए संवेदनशील होना, ये भाषाई वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और अंतर्वैयक्तिक, तो इसमें क्या आएगा, अंतर्वैयक्तिक में मतलब क्या है, दूसरे को समझने की क्षमता, जिसमें दूसरे को
समझने की क्षमता है, समझने की क्षमता, उसको बोला जाएगा अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, इसी प्रकार और भी दिया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया, जिसमें गणितीय क्षमता का उपयोग करने की क्षमता है। उसी तरीके से और हो गया संगीतता बुद्धि, जिसमें संगीत के बारे में जानने की क्षमता है, लय ध्वनि कैसा होता है वो। और भी है शारीरिक गतिशीलता बुद्धि, जिसमें शरीर की गतिविधियों क्रियाओं के बारे में उपयोग के नियंत्रण वगैरह है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि, बहुत सारे ये जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड गार्डनर, ये बुद्धि दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट जितना भी बोला हूँ याद रखिएगा। कौन कौन से? प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतता बुद्धि, शारीरिक गतिशीलता, स्थानिक बुद्धि, इतना को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी व्यक्ति में अंतर को प्रभावित करता है? यहाँ बोला गया है अंतर को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, वातावरण, आनुवंशिकता, लैंगिक पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 24। रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से अक्षमता के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य निष्पादन परीक्षण, ये जो है पहचान करने की विधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी क्या हो, गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझे। देखिए, आप लोग को क्या लगता है कि जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, लेकिन ये गलत है भाई। ठीक है, जो किताब में पढ़ते हैं, जो गणित हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत काम आता है। यदि आप लोग को रॉकेट उड़ाना है तो आप लोग रॉकेट अपने अनुभव से नहीं उड़ा पाओगे, जिंदगी के अनुभव से रॉकेट नहीं उड़ा पाओगे। किसी भी सैटेलाइट को कि पृथ्वी पे क्या करना है, पृथ्वी के कक्ष पे बैठाना है, तो ये आप लोग जिंदगी के अनुभव से नहीं बैठा पाओगे। यहाँ पे आप लोग का किताबी जो ज्ञान है वो ही काम आता है। तो इसी किताबी ज्ञान को आप लोग के जिंदगी के अनुभव से जोड़ना है, इसके रूप में समझना चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा के अनुसार इसकी स्थिति होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि किताबी जो ज्ञान है वो कुछ काम नहीं आता, किताबी ज्ञान बहुत काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आप लोग के सोचने की क्षमता है, जो आप लोग सोच रहे हो ना, वो भी एक किताबी ज्ञान के वजह से ही आया है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समप्रत्यय प्रगति का नियमित प्रालेखीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक छात्र को किसी नियत कार्य को पूरा करने के लिए उसकी रुचि के 15 विषयों का विकल्प प्रदान किया जाता है, तब इसे डेश अधिगम की व्यस्तता कहती है, व्यस्तता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक अधिगम की व्यस्तता बढ़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक विभेदन की विशेषता है? यहाँ बोला गया है लैंगिक विभेदन की, तो वो हो गया अधिगम में बाधा, ये जो है लैंगिक विधि जो विभेदन है इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होता है? तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कौन सी अवस्था कहलाता है, 2 से 7 वर्ष की अवधि को ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, तो इतना जो 30 प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। यदि आप लोग शिक्षक का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। 25 दिन में हम लोग कंप्लीट आप लोग को शिक्षक का तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।